सीबीआई या फिर ईडी, कौन है ज्यादा पावरफुल? आखिर किसकी दहाड़ पर घपलेबाजों के हो जाते हैं कान खड़े? व्यापम और पीएनबी स्कैम पकड़ने वाली सीबीआई या लालू यादव और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसने वाली ईडी? सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। वहीं कहना तो राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत का भी कुछ ऐसा ही है कि देश में ईडी सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। मगर इन सब से परे मोदी जी कहते हैं कि सीबीआई न्याय का एक ब्रांड है, ये कॉमन सिटीजन की आवाज और होप है। तो फिर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है भाई? आखिर वो कौन है जो सिस्टम को अपनी जेब में रखता है? किससे आजकल ओपोजिशन से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मुंह छिपाते फिरते हैं? और आखिर कौन किसके नीचे काम करता है? चलिए जान लेते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस एजेंसी का नाम आपको हर उस केस से जुड़ा मिलेगा जो नेशनल सेंसेशन बन जाता है, फिर चाहे वो मामला सुशांत राजपूत के मर्डर का हो या फिर शीना बोहरा केस का। एकदम फॉर्मल शर्ट, पैंट और क्लीन शूज के साथ इस एजेंसी के ऑफिसर्स हमेशा प्रोफेशनल होलिये में ही नजर आते हैं और बड़े से बड़े क्रिमिनल की गर्दन धर दबोचते हैं। ये सीबीआई का स्वैग ही है कि इस एजेंसी का सक्सेस रेट 70% तक होता है और इनकी इन्वेस्टिगेशन में एरर का कोई चांस नहीं रहता। करप्शन, ब्राइबरी, ब्रीच ऑफ सेंट्रल लॉज, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम और इंटरनेशनल केसेस जैसे बड़े और सेंसेशनल केसेस की जब बात आती है तब जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद सीबीआई से लगाई जाती है। ये एजेंसी स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आती है। वहीं बात करें ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, तो ये एजेंसी आजकल पॉलिटिशियंस की रातों की नींद उड़ा चुकी है। फिर चाहे बात बिहार के लालू यादव की हो, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की या फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। अब तो करप्शन की खीर जिस किसी ने भी चखी है वो ईडी से अपना किनारा करने पर लगे हुए हैं। और करें भी क्यों ना, इसके हाथ में पावर है ही इतनी खतरनाक। ईडी की खासियत है कि ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है और इकोनॉमिक लॉज इन्फोर्स करने से लेकर घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के संजीदा मामलों को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे केसेस तो सीबीआई भी देखती है, तो फिर डिफरेंस क्या है भला? हम कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए, इसका जवाब हमें इनकी फाउंडेशन और हिस्ट्री से मिलता है। दरअसल सीबीआई की शुरुआत साल 1941 में एज अ स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के तौर पर की गई थी। तब इसे काम सौंपा गया था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई सरकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने का। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए और सीबीआई का काम बेहतर होता चला गया, तब हर तरह के पेचीदा केसेस इस एजेंसी को दिए जाने लगे। देश की सबसे बड़े इन्वेस्टिगेट एजेंसी की तरह इसकी पहचान होने लगी और इसी के चलते साल 1963 में ही सीबीआई का जन्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को चुना गया। इससे पहले तक इसे केवल इन्वेस्टिगेट एजेंसी के तौर पर ही जाना जाता था, लेकिन 1963 में इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी के मोटो से सीबीआई का गेटअप ही चेंज हो गया। ये फैसला लिया गया कि भाई इस एजेंसी की पावर बढ़ाई जाए और इसी के तहत 1965 में कई तरह के मामलों के इन्वेस्टिगेशन के राइट्स इसे दिए गए। जहां पहले सीबीआई केवल घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले देखती थी, वहीं अब हत्या, किडनैपिंग, फाइनेंशियल क्राइम की जांच भी सीबीआई को मिलने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले क्राइम के स्कैम्स और फ्रॉड से रिलेटेड केसेस भी इन्हें ही दिए जाने लगे। इसके अलावा सीबीआई को इंटरपोल के साथ सीधे बातचीत करने और उनके साथ कांटेक्ट करने के राइट्स भी दिए गए। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा ही सीबीआई के साथ भी है। बड़े सेंसिटिव केस सुलझाने के साथ जहां एक तरफ ये एजेंसी देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वहीं इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। पहली तो ये कि ये एजेंसी खुद से कोई केस नहीं ले सकती। दरअसल डायरेक्ट सरकार के लिए काम करने के बदौलत सीबीआई पर लिमिटेशन है कि ये एजेंसी केवल उन्हीं केसेस पर काम करेगी जो सरकार इन्हें सजेस्ट करेंगे और उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेना इनके लिए जरूरी हो जाता है। अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पर भी सीबीआई को केसेस मिलते हैं। जी हाँ, मगर किसी भी स्टेट में जांच करने के लिए भी इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर वो जांच के लिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार करना चाहती है या फिर सीबीआई को लगता है कि भाई ये आरोपी भाग सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इसके ऑपोजिट बात करें ईडी की,
तो ये एजेंसी आज फुल सिंघम वाले स्टाइल में एंट्री लेती है, क्योंकि ना किसी को जवाब देना है और ना ही किसी के परमिशन की जरूरत है। अपनी मर्जी से जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और अपराधियों के किसी भी केस को ले सकती है और अपनी जांच जो है शुरू कर सकती है। आज आलम यह है कि अगर किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस उसकी जानकारी ईडी को देती है, या फिर ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वो जांच शुरू कर सकती है। अब आप ईडी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो मालिक से बिना पूछताछ किए भी उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। वहीं किसी आरोपी को अरेस्ट करते वक्त एजेंसी रीजन बताएगी या नहीं, ये उसकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर ये कहा था कि आरोपी को शिकायत की कॉपी दी जाए, ये भी जरूरी नहीं है। किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है वो बताना ही काफी है। ईडी के अगर एक भी ऑफिसर के सामने बयान दिया गया तो वो अदालत में सबूत माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मुश्किल होती है। कमाल की पावर है ना इस एजेंसी के पास। लेकिन ईडी हमेशा से इतनी पावरफुल नहीं थी। जी हाँ, ये एजेंसी तो बल्कि बनी भी सीबीआई के बाद ही थी। दरअसल ईडी की शुरुआत साल 1957 में हुई थी, वो भी तब जब देश को फॉरेन एक्सचेंज में हो रहे लेन देन के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी। इसका हेडक्वार्टर चुना गया न्यू दिल्ली ही। शुरुआत में इसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत स्टार्ट किया गया और तब इसकी 2 ब्रांचेस थीं, एक बॉम्बे और दूसरी कलकत्ता में। पहले इसका नाम भी एनफोर्समेंट यूनिट रखा गया था, जिसके बाद में इसको बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। फिर साल 1960 में ईडी का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से हटाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। अब ईडी ने क्योंकि अपनी शुरुआत से ही बेहतर काम किया था और हेरा फेरी के कई मामलों से पर्दाफाश भी किया, इसलिए इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती चली गई। और साल 2019 आते आते साहब इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 यानी एफईओ के तहत पावर दी गई कि वो लोगों के घर पर रेड डाल सकती है, सर्च और अरेस्ट कर सकती है। साथ ही वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है। अब इससे पहले जब कोई दूसरी एजेंसी अपनी एफआईआर या चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगाती थी तभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। इसके अलावा जहां 30 लाख की रकम या उससे ज्यादा का हेरफेर होता तो केवल वही मामलों में ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे आती थी। लेकिन साल 2013 में किए गए संशोधन के बाद से 30 लाख की लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और घोटाले की रकम कितनी भी क्यों ना हो उस पर ईडी जांच कर सकती है। साथ ही वो खुद भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। अब इससे यही पता चलता है दोस्तों कि ईडी आज एक ऐसी एजेंसी बन गई है जिसे किसी को जवाब नहीं देना, यानी राइट्स के मामलों में तो ईडी आगे है, लेकिन रेट प्रेफरेंसेस, हिरार्की और सैलरी का क्या, आखिर उसमें किसकी धाक है? अब प्रेफरेंस से हमारा मतलब है कि लोग किससे ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, इसका जवाब कहीं ना कहीं सीबीआई के पक्ष में जाता दिखता है, क्योंकि सीबीआई से लोग जस्टिस की उम्मीदें लगाते हैं। आमतौर पर आपने भी ये देखा होगा कि ज्यादातर मामलों में विक्टिम जस्टिस पाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच को लेकर कई लोग प्रदर्शन भी करते हैं, फिर चाहे वो केस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हो या फिर आरुषि तलवार हत्याकांड का, उसमें भी शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग होती रही है। इससे पता चलता है कि लोगों को सीबीआई की जांच पर बहुत भरोसा होता है, और हो भी क्यों ना, इस एजेंसी का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी एसओपी होता है। उसी के तहत सीबीआई अधिकारी काम करते हैं। इसके अलावा सभी मामलों की जांच के लिए सुपरविजन ऑफिसर्स भी होते हैं। अगर केस में कुछ कमी दिखती भी है तो ऑफिसर दोबारा जांच के निर्देश देता है। सभी मामलों की जांच के लिए सीबीआई में मल्टी लेयर सुपरविजन को इस्तेमाल किया जाता है। सुपरविजन लेयर 2 से लेकर 9 अधिकारियों तक होती है। वहीं बात करें अब ईडी की, तो ये एजेंसी क्योंकि क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकती, इसलिए ईडी की जांच की मांग का तो सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई इस एजेंसी ने आजकल न केवल पॉलिटिकल लीडर्स की हवा टाइट कर रखी है, बल्कि सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके नाम से खौफ खाते हैं। पिछले साल नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ भी की थी। उनसे पहले राहुल गांधी से भी उन्होंने घंटों तक पूछताछ की थी। और ये केवल अकेले नहीं, बल्कि आजकल ईडी का शिकंजा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड तक फैला हुआ है। आलम तो ये है कि भाई पहले बिहार के लालू यादव और अब झारखंड के फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी के जाल में फंस चुके हैं। अब तो बस हर पॉलिटिकल लीडर यही कामना करता है कि भैया हमारा नंबर ना लग जाए। अब इससे ये तो समझा जाता है कि प्रेफरेंस के मामले में सीबीआई बाजी मार जाती है, लेकिन अगर दोनों के स्ट्रक्चर और हायरार्की की बात करें तो ईडी काफी फैली हुई है।
जबकि सीबीआई कहीं ना कहीं सीमित है। जैसे सीबीआई में एक डायरेक्टर होता है, 2 तरह के विंग और 4 डिविजन्स होते हैं। इनमें स्पेशली डिवीजन की बात करें तो एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक्स ऑफेंस डिवीजन, ऑपरेशनल क्राइम डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट डिवीजन और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जैसे नाम सामने आते हैं। वहीं विंग में जनरल क्राइम विंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होते हैं। इसके विपरीत ईडी के स्ट्रक्चर की बात करें दोस्त, तो इसमें एक डायरेक्टर होता है और उनके साथ एक जॉइंट डायरेक्टर एडीओ होता है। इसके बाद उसके नीचे 9 स्पेशल डायरेक्टर होते हैं जो देश के अलग अलग जोन और हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस आदि के आधार पर बंटे होते हैं। इसके बाद उनके नीचे कई जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्यूटी डायरेक्टर्स आते हैं और फिर अलग अलग अधिकारी होते हैं। इसके अलावा ईडी के पास आज 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, यानी कुल मिलाकर ईडी काफी फैला हुआ है। अब बात करें सीबीआई और ईडी की रेड की, तो आज की डेट में ईडी केवल शक या किसी कंप्लेंट के आधार पर रेड डाल सकती है। अपने सूट बूट और प्रोफेशनल पहनावे में आरोपी के घर पहुंच जाती है और मिली अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, फिर चाहे वो गहने हो, कैश हो या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स। छापेमारी में जो कुछ भी मिलता है ईडी उसे जब्त करने की पावर रखती है और इसके साथ साथ अपराधी को भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको याद होगा कि ईडी ने देश से फरार बिजनेसमैन मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया था। वहीं बात करें सीबीआई की, तो ज्यादातर फाइनेंशियल मामले क्योंकि ईडी के पास ही होते हैं, तो सीबीआई सर्च या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन उसमें भी कई रेस्ट्रिक्शंस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई अगर सीबीआई किसी ऑफिसर को करप्शन करते देखती है या उसे किसी पर शक होता है, तो अफसर के खिलाफ जांच करने के लिए उसे सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के आदेश देते वक्त कोर्ट को खास एहतियात बरतनी होगी, जिसमें राज्य सरकारों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने सीबीआई और ईडी का वर्क, राइट्स, हिरार्की तो समझ ली, लेकिन अब बात आती है सैलरी पर। देखिए, जाहिर है पैसों का पोजीशन और पावर से बहुत कुछ लेना देना होता है, और ये तो आपने सुना होगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आखिर किसको कितना पैसा मिलता है और ये लोगों को हायर किस बेसिस पर करते हैं? देखिए, सीबीआई में जाने का रास्ता आसान नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यूपीएससी की गलियों से गुजरना पड़ता है। कुल मिलाकर सीबीआई ऑफिसर ग्रुप ए बनने के लिए आपको पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा निकालनी पड़ती है और उसमें चुने गए उम्मीदवारों को ही सीबीआई में आने का मौका मिलता है। और इनकी सैलरी आमतौर पर 54,680 और 62,664 पर मंथ होती है। हालांकि ये पोजीशन और पद के हिसाब से वैरी कर सकती है। वहीं बात करें ईडी की, तो इसमें नौकरी 2 तरीके से मिलती है। एक तो सीधी भर्ती से अधिकारी लिए जाते हैं और दूसरा कई जांच एजेंसी जैसे कस्टम और सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स और पुलिस विभाग वगैरह से भी ऑफिसर्स का डेप्यूटेशन होता है। ऊपर से सैलरी भी इसमें अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग ही होती है। जैसे स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के लिए 37,400 से 67,000 पर मंथ तक की सैलरी, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर को लेवल 7 के तहत 44,900 से लेकर 1,42,400 पर मंथ तक की सैलरी दी जाती है। अब आपने सीबीआई और ईडी के वर्क, सैलरी, स्ट्रक्चर और पावर को तो समझ लिया, लेकिन अब अगर हम आपसे पूछें कि कौन ज्यादा पावरफुल है और आखिर किसके सामने सब पानी कम है, तो भैया आपका क्या जवाब होगा? जाहिर है आप ईडी का नाम लेंगे और लेना भी चाहिए। आज ये एजेंसी सबसे ज्यादा पावर एंजॉय कर रही है। हालांकि सैलरी सीबीआई की ज्यादा है, लेकिन धाक ईडी की बनी हुई है। और लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ऐसा ही खौफ सीबीआई का भी होता था, और आप ये कह सकते हैं कि आज भी है, लेकिन अब सीबीआई क्राइम के केसेस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गई है। बात अगर इंटरनेशनल क्राइम या इलीगल इंसिडेंट की आती है तो सीबीआई ही आगे आती है, जबकि ईडी का कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग में अपने करतब दिखा सकती है, जबकि सीबीआई का फील्ड वास्ट। कुल मिलाकर दोनों एजेंसीज के काम अलग अलग हैं। क्रिमिनल अभी भी सीबीआई से डरते हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि ईडी पावर में कहीं आगे है। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।